नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी हीरो में। और इसमें आज हम एनालाइज करेंगे मैच नंबर 33 जो कि होगा एमआई और एसआरएच के बीच में। ग्राउंड रहेगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि एक बैटर फ्रेंडली ट्रैक है और मुंबई का यहाँ पे काफ़ी दबदबा है। देखते हैं क्या ये दबदबा कंटिन्यू रहेगा या एसआरएच इनकी आके पार्टी ख़राब करेगी। ऑल्दो एसआरएच ने अभी तक एक भी अवे गेम नहीं जीता है और मुंबई ने एटलीस्ट एक होम गेम जीता है और एक हारे हैं, और ये तीसरा गेम है इस ग्राउंड पे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा बिकॉज पूरी एनालिसिस है वो डेटा ड्रिवन है और ये डेटा जनरेट होता है हमारे इन हाउस डेवलप किए हुए एआई टूल की मदद से। दिस इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग टूल जिसकी मदद से वी आर एबल टू प्रोडिक्ट कि कितने फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेयर को आज के इस मैच में। फॉर एग्जांपल आप ईबीडब्ल्यू में देखेंगे तो रियान रिकल्ट को 65 मिल सकते हैं और पांड्या को 67, जो कि एक ऑलराउंडर वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए एक विकेट 2 विकेट प्लस कुछ रन्स, तो काफ़ी लॉजिकल रेटिंग है ये। उसी प्रकार से आप इधर देखेंगे तो अभिषेक शर्मा जिन्होंने बहुत अच्छा लास्ट मैच में फिनिश किया, 141 बना के जिताया एक तरफा मैच, तो उनकी भी बैटिंग को हाईली रेट किया गया है। प्लस पैट कमिंस जो कि अभी एज अ बॉलर आपको नजर आए पूरे टूर्नामेंट में, बट इस पर्टिकुलर क्लैश में वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका में नज़र आ सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिविया है, डेटा है, इंसाइट्स हैं, किसको लेना है किसको छोड़ना है बेस्ड ऑन डेटा। वो सारी चीज़ें आपको आगे वाले सेगमेंट में समझाई जाएंगी, तो जुड़े रहिए अंत तक। बाकी टीम कॉपी करना है तो अभी यहीं पे लास्ट में जाके और कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जिनको समझना है कि टीम बनी कैसे है वो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही देना पॉसिबल है बिकॉज टॉस के बाद कभी ना कभी कोई ना कोई चेंज आ जाता है, तो वो उसके लिए वीडियो बनाना मुश्किल है। तो फाइनल टॉस अपडेट्स और पूरा जो लाइव कवरेज है 6:30 से लेकर 7:30 बजे यानी प्री मैच, वो सारा टेलीग्राम पे कवर होता है। पिच कंडीशन कैसी हैं, कौन सी सॉइल यूज़ हो रही है, किसको बैटिंग फर्स्ट में एडवांटेज है, किसको बैटिंग सेकंड में, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और फाइनल डिसीजन मेकिंग टेलीग्राम चैनल पे ही होती है। तो जो टीम मैं यहाँ दे रहा हूँ वो काफ़ी तक इंडिकेटिव है, उसके कम से कम 9 प्लेयर तो सेम रहेंगे और बाकी 1-2 प्लेयर का चेंज हो सकता है या फिर सीबीसी में कुछ चेंज हो सकता है। तो फाइनल कॉम्बिनेशन वही मिलेगा, बट यहाँ पे भी आपको वो सारे सिनारियो समझा दिए जाएंगे, तो आप खुद भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। वानखेड़े का वेन्यू देखिए बहुत वेल नोन वेन्यू है यार। मुंबई का कह सकते हैं कि एकदम सेंटर ऑफ सिटी में बसा हुआ वेन्यू है यार, और काफ़ी बैटर फ्रेंडली वेन्यू है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हेल्प है भी वो पेसर्स को है, स्पिन को ज़्यादा हेल्प नहीं है। वो आप देख भी सकते हैं पिछले 2 मैचेस में 15 विकेट गिरे हैं टोटल फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में गिरे हैं 11, और उसमें 12 विकेट लिए हैं फर्स्ट इनिंग में पेसर्स ने और सेकंड इनिंग में लिए हैं 7 पेसर्स ने। तो स्पिन को ज़्यादा हेल्प नहीं है, फिर भी आप किसी क्वालिटी स्पिनर को बैक करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। ऑल्दो ये पूरा बैटिंग पैराडाइज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैटर भरिएगा या ऑलराउंडर रादर देन ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर। अच्छा, ये 2 मैच का एवरेज है 168 का फर्स्ट इनिंग का और 165 का सेकंड इनिंग का। एक्चुअली एवरेज इसलिए कम हो गया बिकॉज एक ही मैच में 200 से ऊपर का बना था, जो आरसीबी का मैच हुआ था राइट, जिसको मुंबई चेस नहीं कर पाई थी। लेकिन जो केकेआर का मुकाबला हुआ था उन्होंने पहले बैटिंग करते कुछ 116 बनाए थे, इसलिए ये दोनों का एवरेज मिला के बहुत कम हो गया। यूजली इसका यहाँ का एवरेज 190 के आसपास का ही रहता है यार, क्योंकि अभी सैंपल सेट छोटा है 2 ही मैच में, इसलिए दिस एवरेज इज नॉट दैट मच इंडिकेटिव अबाउट वानखेड़े। इस वेन्यू पे एमआई का रिकॉर्ड ठीक ठाक मैं बोलूँगा, 61% विनिंग रेशियो है उनका, 86 मैच खेले हैं और 53 मैच जीते हैं। एसआरएच का यहाँ पे बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है यार, 15% ही उनका विक्ट्री रेशियो है, 13 में से 2 विन किए हैं। और जिस हिसाब से अभी उनका जो सिलसिला चल रहा है कि अब तक टोटल 2 मैच जीते हैं और दोनों के दोनों उनके होम मैच रहे हैं। अवे वेन्यू पे उन्होंने अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है। क्या वो ये अपना शुरुआत कर पाएंगे अवे विंस का, या मुंबई फिर से एक बार अपने घर पे इनको हरा सकती है? तो ये सब चीज़ें देखने लायक रहेंगी, बट डेटा के हिसाब से थोड़ा सा मुंबई को एज है, वो आप खुद ही महसूस करेंगे जैसे जैसे पीपीटी आगे बढ़ेगी। दोनों मैचेस में एक डिफेंड हुआ एक चेस हुआ, तो अभी कह पाना मुश्किल है कि कौन सा चेस होगा, कौन सा आज का चेस होगा या डिफेंड होगा। बट हाँ, मुंबई अगर चेस करती है तो मुझे लगता है वो चेस कर जाएगी। देखिए जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे कंसिस्टेंट मुझे ना सूर्य कुमार यादव दिखे हैं।
और ये पूरे टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी तक किसी भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें उन्होंने जिनका उनमें ड्रीम टीम में नाम ना हो। ठीक है, कितने पॉइंट देंगे ये कहना मुश्किल है, बट भाई आपको ड्रीम टीम में ये बंदा दिख सकता है आज भी, जिस हिसाब से इनके आंकड़े हैं अगेंस्ट एचआरएच ऑन दिस वेन्यू। ठीक है, तो एक में 27 किया, एक में 28 किया। एक मैच में रिकल्टन ने काफ़ी अच्छा खेला, हाफ सेंचुरी मारी, और दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी मारी तिलक ने। हालांकि इस मैच में तिलक की बैटिंग नहीं आई थी, स्कोर ही ज़्यादा नहीं था, 116 जो था वो 2 विकेट के नुकसान पे चेस कर दिया था, ये भी नॉट आउट गए थे। यहाँ पे इस बंदे ने जो डेब्यू किया था अश्विनी कुमार ने, इसने कमर तोड़ दी थी केकेआर की। तो अगर ये खेलते हैं तो भाई ये पंट पे या डिफरेंशियल पे हो सकते हैं। ठीक है, चहर को भी इस गेम में 2 विकेट मिले थे, बट चहर का इस टूर्नामेंट में बहुत ही ऊपर नीचे परफॉर्मेंस चल रहा है। ऊपर से अब तो विकेट ओवर्स भी पूरे नहीं मिल रहे हैं, 2 ओवर्स के बाद इनको तीसरा ओवर देने में पांड्या जी कतराते हैं। ट्रेंट वोल्ट जरूर दोनों ही मैचेस में कंसिस्टेंट रहे हैं। इस मैच में लिए थे उन्होंने आरसीबी के 2 विकेट, और यहाँ भी इनका 1 विकेट था। पांड्या का इस मैच में भाई क्या परफॉर्मेंस आया था, 42 रन, और ये जो 42 रन जो मारे थे भाई, क्या स्ट्राइक रेट के साथ मारे थे। इनकी बैटिंग देखने लायक थी इस पर्टिकुलर मैच में, और 2 विकेट भी लिए थे पहले बॉलिंग डालते हुए। इस मैच में 1 विकेट उनको मिला था, बैटिंग आई नहीं थी। तो पांड्या इज़ वेरी क्रूशियल। वो इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा करते हुए दिखे हैं। इवन जहाँ भी ब्लैक सॉइल की पिचेस में भी खेले हैं अवे ग्राउंड में, वहाँ भी उन्होंने 5 भी निकाला हुआ एक। तो ही इज़ वेरी डेडली विद बॉलिंग यार। बैटिंग से कुछ करें ना करें, या आए या ना आए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन बॉलिंग से ज़रूर कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। तो आपके सीबीसी प्लान्स में रहने चाहिए ये। विल जैक्स को यार बहुत मौके मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ क्लिक नहीं किए हैं। दोनों ही मैचेस में कोई अच्छी पारी नहीं कह सकते हैं। ये 22 इनका हाईएस्ट होगा इस टूर्नामेंट का, जो वानखेड़े पे आया था। बुमराह पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पे, देखते हैं क्या करते हैं। दोनों टीमें 23 टाइम्स एक दूसरे का मुकाबला कर चुकी हैं, जिसमें थोड़ा सा जो बड़ा भारी है वो एमआई का है, 13 जीती है और 10 जीती है एसआरएच इस ग्राउंड पे। लेकिन मुंबई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 8 मैचेस में 6 जीते हैं, और ये सिर्फ 2 ही जीत पाए हैं। अब फटाफट ना स्कोर कार्ड एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इसमें मैंने 3 स्कोर कार्ड कवर किए हैं। 2024 के 2 स्कोर कार्ड, एक हुआ था हैदराबाद में, एक हुआ था मुंबई में यानी वानखेड़े में, और तीसरा जो मैंने कवर किया है वो किया है मैंने मुंबई का ही 2023 का सीज़न। हालांकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए 1-2 प्लेयर्स का डेटा मिलेगा, बट दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट टू यू। तो ये वाला मुंबई का बहुत रिसेंट मैच हुआ था। इसमें जो हुआ था, इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ना कुछ इसमें से रिपीट होगा, या कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। स्काई 102 नॉट आउट, भाई क्या इनिंग थी ये। तिलक वर्मा भी नॉट आउट गए थे, 37 रन मारे थे। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में भी। और पांड्या देखिए 3 विकेट निकाले थे, इनकी बैटिंग आ रही थी, बैटिंग से भी रन बनाए थे। बुमराह को भी 1 विकेट मिला था। ट्रेविस हेड ने 48 मारे थे, हाईएस्ट थे उनकी साइड से। एंड उसके अलावा ना अभिषेक चले थे, ना क्लासन चले थे, राइट। और रेड्डी के भी 20 रन थे, ये सेकंड हाईएस्ट थे फ्रॉम बैटिंग सेक्शन। बट असली जो काम किया था भाई वो ये करके गए थे, अगर मैं बोलूँ फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से, 35 रन प्लस 1 विकेट। तो डिफरेंशियल सीबीसी पैट कमिंस हो सकते हैं, जिस हिसाब से इनकी हिस्ट्री रही है विद अगेंस्ट एमआई। ये वहाँ बैटिंग जरूर करते हैं वानखेड़े में स्पेशली। ये वाला मैच भी मैंने 2023 का पहले कवर कर लिया, जिसमें अगेन स्काई का 25 नॉट आउट था, और ये और भी रन मार सकते थे, बट उतने रन्स थे नहीं बनाने को, क्योंकि सारा जो टोटल था वो ग्रीन ने कवर कर दिया था। उनकी सेंचुरी आई थी, जो कि सीज़न खेल नहीं रहे। एंड रोहित शर्मा का अर्धशतक आया था। बॉलिंग जो भी इसमें विकेट टेकर थे वो खेल नहीं रहे हैं। बुमराह इस वाले मैच को नहीं खेले थे। यहाँ से सिर्फ क्लासन का डेटा अवेलेबल है, जो इस पर्टिकुलर स्क्वाड का पार्ट है। बाकी पुराने प्लेयर्स नहीं हैं स्क्वाड का पार्ट जिन्होंने ये 200 रन बनाए होंगे। ठीक है, तो इनके आए थे 18 रन। क्लासन का ना इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत पुअर है। यहाँ पे हमारे 18 रन, और प्रीवियस स्कोर कार्ड में किसे सिर्फ 2 रन। तो क्लासन को परसेंटेज में लोग ले रहे हैं, लेकिन डिफरेंशियल वाले या जीएल वाले इनको ड्रॉप कर सकते हैं पॉइंट लेके। अब ये वाला मैच है अवे मुंबई के लिए, हैदराबाद में, जहाँ पे ये हार गए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ इस सीज़न को भी देखने को मिल सकता है कि जब मुंबई हैदराबाद खेलने जाए तो शायद हार जाए, बट ये वाला शायद मैच जीत के अपनी पोजीशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी। यहाँ पे तिलक वर्मा चले थे, ठीक है, 64 रन। नमन धीर के भी 30 रन थे। रोहित शर्मा के 26, हार्दिक पांड्या के अगेन एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आया। क्लासन की यहाँ पे आई थी हाईएस्ट 80 रन। बस एक यही इनकी जो है ना सबसे अच्छी नॉक है अगेंस्ट एमआई, बट अगेन हैदराबाद में है। बट जिस हिसाब से फॉर्म है, सेफ लेग में ले जाना
उचित रहेगा, क्योंकि चल गए तो फिर रिस्क हो जाएगा, जैसे आज जयसवाल भी चल गए थे। अभिषेक शर्मा की यहाँ पे 63 है, तो अभिषेक शर्मा जो है ना वो अपने ग्राउंड पे अच्छा करते हैं यार, लेकिन वानखेड़े पे वो नहीं चले हैं यार। मैंने 2-3 स्कोर कार्ड देखे पिछले 2 साल के, नहीं चले हैं वो। अच्छा, जो एक बार चले थे ना, एक जो उनकी 134 आई थी, वो भाई T20I में आई थी। IPL में उन्होंने मुंबई के खिलाफ इतने रन कभी नहीं मारे हैं। वानखेड़े में बात ध्यान रखिएगा। ट्रेविस हेड की अगेन, तो ट्रेविस हेड बड़े कंसिस्टेंट रहे थे पिछले साल, है ना। अपने ग्राउंड पे मारे उन्होंने 62 और मुंबई मारे 48। पैट कमिंस के देखिए 2 विकेट, उनादकट शायद ही खेलें बट उनके भी 2 विकेट थे। बैटिंग ऑर्डर में मुझे थोड़ी सी तब्दीली की उम्मीद है। विल जैक्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इनको अब टॉप ऑर्डर में बॉलें खराब करने के लिए शायद कैप्टन ना भेजें, या फिर होता है इनकी जगह ड्रॉप करके कॉर्विन वॉश को भी ला सकते हैं, जिनकी बॉलिंग यूजफुल हो सकती है वानखेड़े जैसी पिच पे। ठीक है, बाकी यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा, दोनों ओपन करेंगे। एंड वन डाउन स्काई, देन तिलक वर्मा, देन पांड्या, नमन धीर, विल जैक्स या फिर कॉर्विन वॉश, सेंटनर, चहर, बोल्ट, बुमराह एंड करण शर्मा कुड बी फीचर्ड। उन्होंने लास्ट मैच में मौका मिला और मैन ऑफ द मैच थे 3 विकेट के साथ, और इनका इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है बाय द वे। एंड हेड टू हेड में भी उन्होंने 7 मैच में 7 विकेट लिए हैं, तो ये एक डिफरेंशियल चॉइस हो सकती है, बट अगेंस्ट स्पिन को ज़्यादा हेल्प है नहीं, तो स्मॉल लीग में हम ड्रॉप करेंगे। SRH की लाइनअप में अब कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ऑल्दो अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ करने के लिए वो मनोहर को प्लेइंग 11 में ला सकते हैं, ऑल्दो अभी तक ये बैटिंग से चले नहीं है जिस हिसाब से इनसे उम्मीद थी। एंड मलिंगा आ चुके हैं अब, ठीक है, तो मलिंगा खेलेंगे। जीसान अंसारी खेलेंगे। वैसे यार चहर को भी एक मौका दे दो जब आप इनको इतने मौके दे चुके हो। बाकी यही लाइनअप रहेगा, ये 8th नंबर पे आएंगे। तो दोस्तों हमारे एनालिसिस का जो मेन फ्रेमवर्क है वो यहाँ शुरू होता है। तो वी बेसिकली मेक 4 टेबल्स, एक फॉर्म के हिसाब से, दूसरी हेड टू हेड के हिसाब से, तीसरी वेन्यू के हिसाब से, और चौथी सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, उस हिसाब से जो कॉमन प्लेयर्स निकल के आते हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर हर पैरामीटर में अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, उनको ड्रॉप करना इज रियली रिस्की इन स्मॉल लीग टीम। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में सबसे पहले चीज़ जो है वो हम करंट फॉर्म को रिव्यू करते हैं, जिसमें पांड्या का सबसे अच्छा फॉर्म चल रहा है, बॉल हो या बैट हो। ठीक है, लास्ट मैच में सिर्फ वो बैट से फ्लॉप है, बट ओवरऑल जो वो विकेट्स ले जाते हैं ना, क्योंकि लास्ट मैच तो उनका बहुत ही बेकार गया, ना उन्होंने बॉलिंग से विकेट लिया और ना ही बैटिंग से रन बनाए। लेकिन उससे पहले बाकी 4 मुकाबलों में उन्होंने दोनों से ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, और ये जो मैच था 42 + 2 विकेट्स एंड 28 रन + 5 विकेट, इसमें ये भाई दोनों में अच्छी कैप्टनसी की चॉइस थे, और इसमें तो ड्रीम टीम के कैप्टन थे। तो इन पे नज़र रखिएगा, ये अच्छा कर सकते हैं आज भी जिस हिसाब से इनके रिकॉर्ड्स हैं हेड टू हेड या वेन्यू के। स्काई एक कंसिस्टेंट अंदाज में दिखे हैं, अभी तक फ्लॉप नहीं हुए हैं, और एक हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। ट्रेविस हेड की भी 2 हाफ सेंचुरी आ चुकी हैं, सिर्फ 2 फेलियर्स हैं ये। तिलक वर्मा की 2 हाफ सेंचुरी हो चुकी हैं अब तक, एंड कोई फेलियर नहीं मैं बोलूँगा, इसमें बैटिंग नहीं आई थी। अभिषेक शर्मा की अब जाके पहली सेंचुरी आई, वो भी इतनी तगड़ी सेंचुरी आई कि वो 1.5 सेंचुरी के बराबर है। ठीक है, बाकी इनकी फेलियर्स देखो आप, 3 फेलियर्स तो ये स्ट्रेट हैं सिंगल डिजिट वाली, और 2 बार इन्होंने एवरेज खेला। रिकल्टन की भी यार शुरुआती 2 इनिंग एवरेज थी, फिर एक और फेलियर आई, फिर एवरेज। तो ये अच्छी इनिंग है जिसमें ये 62 की जाए, ये वानखेड़े पे आई थी। क्लासन भी यार जस्ट लाइक जैसे इधर से तिलक वर्मा कंसिस्टेंट हैं उस ऑर्डर पे, चौथे 5वें पे, वैसे ही 5वें नंबर पे ये भी काफ़ी कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, अभी तक फेलियर्स नहीं है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्मॉल लीग में। नमन धीर एक उभरते हुए सितारे हैं, और सरप्राइज़ किया इन्होंने, स्पेशली जैसे 38 की रन बनाए और ये 46 बनाया था, और ये 17-18 रन भी जो बनाए, ये भी काफ़ी क्रुशल हो जाते हैं यार एंड में आके, ये भी आपको आराम से 40 पॉइंट के आसपास दे जाते हैं, विच इज़ क्रूशियल। हर्षल पटेल ने भाई जो लास्ट मैच में किया ना कारनामा, काबिल तारीफ, 4 निकाल के आ रहे हैं, और अभी तक एक ही मैच में विकेट लेस गए हैं। अनिकेत वर्मा ने जिस तरीके से अपने आप को इस पारी के साथ अनाउंस किया था ना 74, उसके बाद ये काफ़ी वायरल हुए, तो उसके बाद फिर ये फ्लॉप ही होते जा रहे हैं, और एक 36 रन की पारी आई थी, बट ये दोनों हैदराबाद की पारियाँ हैं, तो
यहाँ कैसा खेलेंगे वो देखने लायक होगा। पैट कमिंस, इन्होंने भाई 50 रन भी मार दिए अब तक और हाईएस्ट 22 मारा है। बॉलिंग से बहुत ही हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस है। विकेट लेस, 2 विकेट, फिर विकेट लेस, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर लास्ट में विकेट लेस। आज क्या करने वाले हैं देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, विच इज़ हेड टू हेड। तो इस हेड टू हेड में भाई सबसे ज़्यादा किसी का एक्सपीरियंस है तो वो है रोहित शर्मा को, मुंबईचा राजा। इन्होंने हेड टू हेड में भी 2 हाफ सेंचुरी लगाई है, ऑल दो एवरेज 19 की है। स्काई ने भी 20 मैचेस में 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी और 22 के एवरेज से मतलब कंसिस्टेंटली अच्छे खासे रन बनाए हैं। तिलक वर्मा ने 4 इनिंग में 1 हाफ सेंचुरी मारी है, 2 37 की पारियां और 1 ही फेलियर है। तो सैंपल सेट जरूर छोटा है, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि स्काई से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन है या सीवीसी का, तो मुझे तिलक वर्मा लगते हैं। लेकिन अगेन हमें थोड़ा सेफ जाना होता है तो देखना होता है। पांड्या जी ने भी यार देखिए 16 मैचेस में 1 हाफ सेंचुरी मारी है, हालांकि रन बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं लेकिन 10 विकेट भी लिए हैं, तो एक ऑलराउंडर प्रदर्शन उनका आ सकता है अभी। बोल्ट 12 मैचेस में 16 विकेट, बुमराह 15 मैचेस में 17 विकेट। ट्रेविस हेड, इनका भी सैंपल सेट छोटा है 4 मैचेस का, बट देखिए इनकी भी 1 हाफ सेंचुरी, 1 48 की इनिंग, 1 37 की इनिंग और 1 ये 12। तो तिलक और इनके जो स्कोरिंग पैटर्न है बड़ा सिमिलर है, मतलब हेड टू हेड का। अभिषेक शर्मा, इनकी सिर्फ 1 ही हाफ सेंचुरी बट एवरेज बहुत पुअर है अगेंस्ट एमआई और 2 ही विकेट लिए हैं। क्लासन, इस बंदे की बस ये 80 रन की नॉक हटा दूं और एक 36 रन की, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और वानखेड़े में एक बार 18 बनाया था, एक बार 2 रन बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए। तो बैटिंग फर्स्ट में इनको लेके तो चलना है, सीबीसी मत करना यार। पैट कमिंस 11 मैचेस में 195 रन, 2 हाफ सेंचुरी यार, साथ में 8वें नंबर पे आके 2 हाफ सेंचुरी, मतलब हैट्स ऑफ कमिंस साहब। 15 विकेट भी निकाले हैं। हर्षल पटेल के 14 मैचेस में 24 विकेट है। हेड टू हेड में भाई इसके सबसे ज़्यादा विकेट हैं इनकी जो तीनों पेसर ट्रिनिटी है उसमें। तो पटेल ने अभी 4 निकाला है तो लोगों की नज़र में तो है ही, छोड़ना भी रिस्की है और ले लिया और ज़्यादा विकेट नहीं निकाले तो भी रिस्की है। तो देख लो आप लेके पछताना चाह रहे हो और ना लेके। वेन्यू रिकॉर्ड, इनकी चर्चा बाद में करेंगे भाई, लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा अनुभव है इस वेन्यू का वो है रोहित शर्मा को। 88 मैच खेल चुके हैं, 2500 से ऊपर रन हैं, 17 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी और 29 रन से 29 की एवरेज से यहाँ पे रन बनाए हैं अब तक। तिलक वर्मा को भी इस ग्राउंड का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, 23 की एवरेज से 1 हाफ सेंचुरी। हार्दिक पांड्या ने 57 मैच खेले हैं, 4 हाफ सेंचुरी बनाई है, 19 की एवरेज से खेले हैं यार, 1000 रन से ऊपर इनके भी, बट 45 विकेट भी हैं। तो ये बंदा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देगा, है ना। दीपक चाहर का भी वेन्यू रिकॉर्ड इज डिसेंट इनफ, मतलब 15 विकेट निकाले हैं 14 मैच में। ट्रेंट बोल्ट 13 में से 15। अब ये इन दोनों में कोई एक ही आप ले जाओ यार, वो थोड़ा बोल्ट के फेवर में ज़्यादा, बिकॉज उनके ओवर्स तो नहीं कट रहे, एटलीस्ट चाहर का तो ओवर कटने लगे हैं अब। जसप्रीत बुमराह इज़ बैक नाउ, तो इस ग्राउंड पे भाई उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 46 मैचेस में 55 विकेट। तो obvious सी बात है, पहला बॉलर ये लोगे, दूसरा आप बोल्ट लोगे, चाहर की जगह ही नहीं बनेगी आपकी। करण शर्मा जो कि पिछले मैच में खेले थे, उनके भी 12 में 15 विकेट हैं इस वेन्यू पे, तो इस वेन्यू पे विकेट लेते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। ट्रेविस हेड ने यहाँ पे 3 ही मैच खेले हैं और तीनों मैच में पहले इनिंग में 2 अच्छी नॉक हैं, 1 एवरेज है। अभिषेक शर्मा ने 7 मैच खेले हैं और यहाँ पे 1 सेंचुरी है, 1 हाफ सेंचुरी है और 38 के एवरेज से रन बनाए। बट आप ये देख के ना ज़्यादा इंप्रेस मत होइए, बिकॉज ये जो सेंचुरी आई थी ना, ये T20I में आई है, मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट नहीं आई है। बस इसलिए कंसर्न है कि ये जो डेटा है ना, ये डेटा कैसे आया, ये भी ज़रूरी है समझना कि ये सेंचुरी कब मारी है। ये सेंचुरी उन्होंने रिसेंटली मारी है यार, शायद इंग्लैंड के खिलाफ मारी थी। ईशान किशन का भी इस वेन्यू पे अनुभव है, क्योंकि ये एक्स प्लेयर हैं एमआई के। इन्होंने यहाँ पे 4 हाफ सेंचुरी जड़ी हैं, 24 की एवरेज है। तो ईशान को फॉर्म के चलते ड्रॉप करना ठीक है, सेफ है, बट इस ग्राउंड का अनुभव है, एक्सट्रीम के खिलाफ खेलेंगे शायद अच्छा खेल जाए। इस स्काई ने भाई यहाँ पे 52 मैच खेले हैं और 1500 से ऊपर रन बनाए हुए हैं, 30 के एवरेज, 11 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी। मतलब इसके सबसे इम्प्रेसिव आंकड़े भी हैं, दूसरा इसकी फॉर्म भी है और हेड टू हेड भी अच्छा है। इसलिए
स्काई जो है वो सारे पैरामीटर में ना अच्छा साबित हो रहा है, इसलिए सेफ सीबीसी है आज। तो सीबीसी ऐसे बनाना पड़ता है यार। सिर्फ आप एक चीज़ नहीं सकते हो कि हाँ लास्ट मैच में देख लिया अभिषेक शर्मा ने तो यार बना दिए थे 141। लास्ट मैच में वो अपनी टीम के बीसी थे, इसलिए हम जीते भी थे एक तरफा। लेकिन आज के मैच में क्या वो सीबीसी बना के हमें हेल्प करेंगे या हमें डुबा देंगे, ये समझना भी ज़रूरी है। पैट कमिंस ने यहाँ पे 4 मैच खेले हैं और यहीं पे उनकी एक हाईएस्ट आई थी 66 रन की, और ये आई थी इनकी सीएसके के खिलाफ। लेकिन एमआई के खिलाफ जो इनकी हाईएस्ट है इस ग्राउंड पे वो है 35 नॉट आउट। ठीक है, तो एमआई के खिलाफ इन्होंने कभी हाफ सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन हाईएस्ट इनका 35 नॉट आउट है पैट कमिंस का, और 3 विकेट हैं। तो इनको लेके चलना है क्योंकि दोनों से बॉल वैल्यू है, और जिस हिसाब से खेल रही है इसकी टीम, बैटिंग इनकी आ जा रही है आजकल। शमी 12 मैचेस में 21 विकेट, बहुत इंप्रेसिव स्टैट है, लेकिन उनकी जो फॉर्म चल रही है यार उसके चलते ना धक धक हो रहा है यार। जब भी ले रहे हैं वो नुकसान दे रहे हैं। लास्ट मैच में लेके गया था वो तो अभिषेक शर्मा ने बचा लिया, नहीं तो इन्होंने तो निगेटिव पॉइंट दिए थे। हर्षल पटेल के 18 में 19 विकेट हैं, मतलब इस ग्राउंड पे भी ये अच्छा खेले। अच्छा, अब ये पाजी ना पंजाब वाले पाजी नहीं है, ये पाजी हैं हैदराबाद वाले पाजी। इन्होंने यहाँ पे 9 मैचेस में 15 विकेट, बड़ा इंप्रेसिव स्टैट नहीं लग रहा? और बॉलिंग फर्स्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छे विकेट निकाले हैं, और इनके मैचअप में भी इनके नाम दिखेंगे आपको एक दो जगह। तो ये सिर्फ प्योर पंट पे है भाई। जब आपको कोई बॉलर और ना लेना हो तो इनको लेके चले जाना बॉलिंग फर्स्ट में। सिर्फ जीएल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने 3 विकेट पहले मैच में निकाले, तो उसके बाद फिर इनके अब विकेट नहीं आ रहे पूरे सीजन में अब तक। सेंटीमेंट्स, या देखो आधी से ज़्यादा टीम तो यहीं से बन जाएगी, सबको ले लो पहले तो, ठीक है। किसको छोड़ना है वो समझा दूंगा जब जो टीम में लिया उसको दिखा के, ठीक है। वैसे तो मैंने इसमें से किसको छोड़ा है, मैंने छोड़ा है यार ईशान किशन को। इसकी जगह क्या लिया है वो मैं दिखाता हूँ, उसका लॉजिक समझाता हूँ। उससे पहले ना ये शॉर्ट लिस्ट समझ लेते हैं। देखिए ये जो प्लेयर्स दिख रहे हैं ना यार, इसमें से ना मुझे लगता है कि सेफ लीग में किसी भी प्लेयर को छोड़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे जाएंगे। बस एक हर्षल पटेल पे थोड़ा डाउट रहेगा कि यार एक से ज़्यादा विकेट ना दें और सिर्फ 40 से 45 पॉइंट ही मिलें, और उससे ज़्यादा किसी बैटर ने दे दिए तो ये एक ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा। बाकी तो यार किसी को ड्रॉप करके कोई भी चल नहीं रहा होगा। कमिंस को भी लोग लेके आएंगे जिनको भी पता है ये बैटिंग अच्छी करते हैं मुंबई खिलाफ, और बैटिंग इनकी आ सकती है इसलिए। तो इसमें से कोई ड्रॉप नहीं करा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 या 7 प्लेयर तो आपके यहीं सेलेक्ट हो गया, बाकी 4 प्लेयर आपको इनमें सेलेक्ट कर लो, आपकी टीम यहीं पे बन गई, ठीक है। अब तो जैसे मान लो आपने यहाँ पे ले लिए 7 प्लेयर, ये ले लिए, 8वां प्लेयर आपका हो गया जसप्रीत बुमराह, 9th प्लेयर हो गया आपका रिकल्टन, इसको छोड़ोगे नहीं क्योंकि ओपन कर रहा है, ठीक है। और क्लासन को भी यार लेके चलना पड़ेगा जिस हिसाब से जिस कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं। हो सकता है लॉ ऑफ एवरेज काम कर जाए, लेकिन सेफ लीग में तो लोग है ना 80% ऊपर सिलेक्शन है इसका। तो ये आपके हो गए 10th प्लेयर, ठीक है। 7 8 9 10 हो गए। अब एक प्लेयर लेना है, वो फिर आप बोल्टी ले लो, रोहित शर्मा ले लो, या ईशान किशन ले लो। इसके बाहर आपकी स्मॉल लीग टीम तो बननी नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको 10 प्लेयर ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए। 11वें के लिए आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, जो आपको सही लगे वो अब ले लेना। इसके बाहर जाना है तो फिर आप इसका मतलब बहुत बड़े पंटर टेकर हो और हेड टू हेड की टीम से भी जीएल जीतना चाह रहे हो, ठीक है। अगर इससे बाहर आप कोई भी प्लेयर ले रहे हो तो शमी इज़ द ओनली पंट टू बी टेकन, क्योंकि विकेटलेस गया ज़रूर है, लेकिन बंदे का वेन रिकॉर्ड अच्छा है और मैचअप भी ठीक ठाक हैं, और जिस हिसाब से रोहित शर्मा का फॉर्म है तो कोई भी पावर प्ले का बॉलर उनका विकेट ले जा सकता है। और उल्टा भी सकता है रोहित शर्मा आज मारने के मूड में आ जाए, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मामला है। 11th प्लेयर वुड बी डिसाइडिंग फैक्टर यार किसी भी टीम में, क्योंकि सीबीसी में आपको बहुत सारे कॉमन मिलने वाले, वही ट्रेविस हेड, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव,
राइट। कुछ लोग रिकल्टन के साथ भी चले जाएंगे, तो सीबीसी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो अब फिक्स प्लेयर मैं किसको यार मान रहा हूँ, मैं ना क्लासेन से ऊपर आज मैं बोल रहा हूँ रिकल्टन को पहले नंबर पे लीजिएगा। ये नहीं कह रहा मैं क्लासेन को छोड़ दीजिएगा, बट क्लासेन को अगर छोड़ना है तो छोड़ के इनको मत छोड़ना। बैटिंग से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्चुअली तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है सबकी फ़ोटो नहीं लगा सकते, वो लेने तो ही, वो समझा ही दिया मैंने आपको। ऑलराउंडर से किसी और को लो ना लो, पांड्या को भी लेना है। शर्मा जीएल वाले ड्रॉप करके देख लो वैसे, क्योंकि उन्होंने मानखड़े में कुछ खास किया नहीं अगेंस्ट मुंबई, बट अच्छा खेल के आ रहे हैं तो अच्छे टच में हैं, तो स्ट्रेट ड्रॉप इज़ हाईली रिस्की इवन इन जीएल। बॉलिंग से यार ना तो मैंने पटेल को फिक्स किया है, ना ही मैंने शमी को, और ना ही मैंने बुमराह को। इवन मैं कह रहा हूँ कमिंस लेके जाओ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो बॉलर उठाना उठा लो। क्योंकि यार ये प्रॉपर ऑलराउंडर वैल्यू देते हुए दिखे भी हैं इस सीज़न यार। जब मौका मिला बैटिंग का तो इन्होंने छक्के पे छक्के भी मारे हैं, तो ये ऐसा कुछ करते हुए दिख सकते हैं अगर इनकी बैटिंग आती है तो। बाकी एक आध विकेट तो इनको मिल ही जाता है। डिफरेंशियल प्लेयर्स में सबसे बड़ा नाम रोहित शर्मा का ही आएगा बार बार, क्योंकि अब इनका सिलेक्शन बिलो 50% है, लेकिन ये पंट इन पे लिया जा सकता है। इनकी एक हाफ सेंचुरी है, ऑल्दो वो हैदराबाद के ग्राउंड पे आई थी। इस ग्राउंड में लास्ट ईयर यार 4 रन पे आउट हो गए थे, ये कंसर्न है। और जिस हिसाब से इस फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत कैजुअली दिख रहे हैं खेलते हुए, सेफ लीग में लोग कम लोग लेके आएंगे तो ठीक है ड्रॉप कर दो, लेकिन जीएल वाले ट्राई कर लो। बोल्ट को काफ़ी नीचे भेज दिया लोगों ने, लेकिन अगर लोगों ने मैचेस देखें तो एक चीज़ बताओ भाई, वानखेड़े में 2 मैच हुए हैं, वानखेड़े में ये बंदा विकेटलेस गया क्या? नहीं गया। बाकी मैच बढ़ा के देख लो इसके, बुमराह के अलावा फिर सबसे अच्छे विकेट लेने की दावेदारी इसी की है, ना चहर की है और ना ही हार्दिक पांड्या की है। तो ये भी बहुत अच्छा डिफरेंशियल है। अच्छा, उसके अलावा शमी बिकॉज ऑफ ग्राउंड रिकॉर्ड्स हमने देखा बहुत ज़्यादा विकेट निकाल रखे हैं यहाँ पे, और उनके मैचअप में नाम दिख जाएगा, चाहे वो शर्मा के साथ हो, चाहे वो ईशान किशन के साथ हो, तो ये भी 102 विकेट निकाल सकते हैं आज। चहर देखिए सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग डाल रहे हैं, और जिस हिसाब से ट्रेविस हेड अच्छी फॉर्म में, अभिषेक अच्छी फॉर्म में, शायद इनके ओवर खेल जाएं और फिर इनके ओवर ही नहीं है, तो ये तो विकेट लेस जा सकते हैं एट मैक्स 1 विकेट, ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉप कर दो। बोल्ट को ओवर जरूर कम मिले थे, लेकिन ये वानखेड़े पे इनको ओवर मिलेंगे और इनको विकेट भी मिल सकता है, तो इनको रखना। बुमराह इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर। सेंटनर यार पता नहीं क्यों आईपीएल में कभी ज़्यादा अच्छा खेलते हुए दिखे नहीं मुझे, कहीं भी ओवर डाल रहे हैं बट विकेट नहीं मिल रहे हैं, या तो इनके साथ फील्डिंग के साथ इशू हो जाता है इनके बॉलिंग पे, और या फिर कुछ और हो जाता है, इनके विकेट रह जाते हैं। पांड्या ने 2 ही डाले थे लास्ट मैच में, बट पूरे डालेंगे इस मैच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। करण शर्मा खेलते हैं तो दिख सकते हैं आपको बॉलिंग करते हुए, पूरा कोटा अपना। शमी पावर प्ले और डेथ में आए थे यार, उसके बावजूद भी विकेट लेस गए थे, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। फर्स्ट बॉलिंग करते हुए पंट ले सकते हो आप। कमेंस को भी सेम रीजनिंग है, फर्स्ट बॉलिंग में इनको पक्का लेके जाना है। हर्षल पटेल का भी फर्स्ट बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंस है यार, तो सेकंड बॉलिंग किसको लेना है यही नहीं पता। एक्चुअली सेकंड बॉलिंग में एसआरएच का कोई भी बॉलर ना लेना बेस्ट है, सिर्फ कमिंस लेना, क्योंकि कमिंस बैटिंग करने वाले हैं। मजाक कर रहा हूँ, क्या पता बैटिंग आए ना, बट आगे तो कर लेंगे, ये बात भी है। ईशान मलिंगा देखो एक नए बॉलर हैं, इन्होंने डेब्यू किया तो विकेट निकाले 2, बट क्या ये मुंबई के भी निकाल पाएंगे? नहीं, ये कहना मुश्किल है। अंसारी यार इस मैच में ज़्यादा मुझे अच्छा करते हुए नहीं दिख रहे, और लास्ट मैच में विकेट लेस गए थे, तो यही है सीन। इनकी बॉलिंग यार काफ़ी शेकी लग रही है, पटेल को छोड़ दो तो कोई भी ऐसा कंसिस्टेंट बॉलर दिखा नहीं इनकी साइड से। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोहित शर्मा की जो पहेली है, क्या ये चलेंगे नहीं चलेंगे, वो थोड़ा मैचअप से समझ लेते हैं। कमिंस को विकेट दिया 4 बारी, पटेल के साथ बहुत अच्छा मैचअप, देखिए 5 में 2 विकेट दिए हैं और लगभग 12.5 की एवरेज है, ज़्यादा रन भी नहीं मारे हैं। पटेल वाला मैचअप कुड बी क्लिक, मे बी कमिंस वाला भी। शमी को ठीक ठाक खिला यार, 11 में 3 बारी विकेट दिया है, 64 रन भी मारे हैं, तो इन तीनों में किसी ना किसी को विकेट देते हुए आपको दिख जाएंगे जिस हिसाब से खेलते हैं। एंड अगर सिमरनजीत आ गए गलती से, इसके साथ बड़ा भाई बेतुका मैचअप है,
बट इस पर भरोसा कौन करेगा, इसे कोई लेके तो नहीं जाएगा, बट इसके चक्कर में रोहित शर्मा को ड्रॉप करने के लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस ये कह सकते हैं। रिकल्टन का कोई मैचअप नहीं है भाई, ठीक है, ले जाओ भाई, चल गया तो भाई शाम तक खेलेगा फिर वो। स्काई का मैचअप कुछ भी ढंग का नहीं है यार, अगेन वही सिमरनजीत वाला मैचअप है एक बारी बस। बाकी सबको बहुत प्यारा खेले हैं, कमेंस को तो बहुत रन मार के सिर्फ 2 बार विकेट दिया। तिलक वर्मा की भी वही कहानी है यार, पटेल से थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा कमेंस से, शमी इनके आगे भी बेसर हुए हैं। पांड्या के आगे सबसे ज़्यादा असरदार जो बॉलिंग है वो मैं बोलूँगा शमी की है, ठीक है, साथ में 3 बार आउट किया है, तो ये वाला मैचअप क्लिक कर सकते हैं। एंड हर्षल पटेल वाला, तो हर्षल पटेल के 2 अच्छे मैचअप दिख गए हैं, पांड्या के सामने और रोहित शर्मा के सामने, ठीक है। और ये भी ठीक ठाक मैचअप मैं बोलूँगा, तो थोड़ा सा बोलूँगा मैचअप के चलते हुए हर्षल पटेल एंड देन कमिंस। शमी यहाँ से भी फिट नहीं बैठ रहे, या मैक्सिमम 1 विकेट के ही दावेदारी पुष्ट कर रहे हैं, तो समझ गए शमी को क्यों ड्रॉप करना है। अब बात करते हैं जब मुंबई के बॉलर्स, तो मुंबई के बॉलर्स ट्रेविस हेड में को किसी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया यार, इवन उन्होंने बुमराह को भी अच्छा खेला है, बोल्ट को तो विकेट दिया ही नहीं है, ये लंबा खेल सकते हैं। और उन्होंने 2024 में दोनों मैचेस में अच्छी पारियाँ खेली, एक में हाफ सेंचुरी, एक में 48। जो थोड़ा एसआरएच को बैक कर रहे हैं उन, हेड एक बहुत अच्छा सीबीसी का ऑप्शन है, इवन परसेंटेज भी यही सजेस्ट कर रहा है, और क्यों कर रहा है उसका रीज़न ये है। अभिषेक शर्मा जो कि अभी सेंसेशन बने बैठे हैं, लेकिन इनके मैचअप देखिए, चहर ने भी इनका विकेट लिए 2-3 में, पांड्या ने भी 3 मैचेस में 1 विकेट वाली विकेट लिया और रन ही नहीं दिए 3 मैचेस में, सोचे। बोल्ट ने भी 6 बारी खिला के इनको 2 बारी आउट किया है, बुमराह ने 4 में 2 विकेट लिए हैं। तो भाई जो पावर प्ले में जितने बॉलर आ सकते हैं उन सबके आगे इनके विकेट हैं, ये इसलिए लेने लायक प्लेयर हैं, लेकिन सीवीसी करने लायक प्लेयर नहीं, बिकॉज अब इनको बॉलिंग तो मिल रही थी, तो बैटिंग से नहीं चले तो फिर ये आपको नुकसान दे जाएंगे एज अ सीवीसी। ईशान किशन जो अपनी एक्स टीम के सामने खेलेंगे और सोचेंगे इंतकाम लेंगे, बट इंतकाम लेने के लिए फॉर्म तो होना चाहिए भैया, और इनका फॉर्म और ख़राब हो सकता है अगर गलती से मुजीबुर रहमान खेल गए। 2 मैचेस में 2 ओवर आउट किया इनको, बोल्ट ने भी इनको 7 में 3 बार आउट किया भाई, एंड इन्होंने बुमराह को खेल लिया ठीक ठाक, ये अच्छी बात है, ठीक है। चहर को भी एक बार विकेट दिया, तो देखते हैं कैसा खेलेंगे अपने नेक्स्ट टीम के खिलाफ। क्लासन को दिक्कत है मुजीबुर रहमान से, तो कल थोड़ा नज़र रखिएगा, मतलब आज थोड़ा नज़र रखिएगा। मुजीबुर रहमान खेलते हैं तो ये दोनों जो कीपिंग सेक्शन में बंदे हैं ना, इन दोनों को ट्रैवल करते हुए दिखे हैं। हालांकि मुजीब को लेना है नहीं लेना वो आपकी कॉल है, बट मुजीब के चलते इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करना आपके लिए बहुत आसान डिसीजन रहेगा, ऐसा मुझे लगता है मैचअप को देखते हुए। नीतीश कुमार रेड्डी, अगर करण शर्मा खेलते तो उनके आगे भाई विकेट फेंका है, और हार्दिक पांड्या के आगे विकेट फेंका है। रेड्डी साहब देखो ऐसे हैं कि टुक टुक करके यार 20-25 रन तो खेल सकते हैं, लेकिन इनसे कोई आप हाफ सेंचुरी की उम्मीद मत करो, तो ड्रॉप करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनकी जगह कोई ढंग का बॉलर की जगह बन रही तो ले लो। चलो अब फाइनल सेक्शन में आ गया, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है और मच अवेटेड सेक्शन है, विच इज़ टीम फॉर्मेशन। तो टीम फॉर्मेशन के लिए एक बार ईवी टेबल के दर्शन और कर ले रहे हैं, यहाँ से भी कुछ आइडिया ले रहे हैं, एंड देन अपनी टीम बना लेते हैं। मेरी टीम कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा मुंबई को बैक कर रहा हूँ मैं डेटा के बेसिस पे। अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है, अच्छा वेन्यू रिकॉर्ड है, और वेन्यू पे इन दोनों टीमों ने जब खेला है तब भी एमआई का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो फिर क्यों ना एमआई को बैक किया जाए। और यहाँ पे बैटिंग से ये 3 तो लेने ही हैं, हर एक की टीम में दिखेंगे। तो पहले वो प्लेयर की बात करते हैं जो हर एक की टीम में दिखेंगे आपको, ये दोनों प्लेयर भी दिखेंगे आपको ऑलराउंडर से, और ये प्लेयर तो दिखेगा हर एक के मैच टीम में, ये प्लेयर भी दिखना चाहिए सेफ टीम में, लेकिन जो थोड़ा दिमाग लगाएंगे वो शायद उनको ड्रॉप करके आए। बॉलिंग से देखिए बुमराह सबके में दिखेंगे, ठीक है, बाकी ये 3 बॉलर में आपको कोई दिख भी सकता है, कोई नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर अब इसमें सिनारियो समझिए, ये सिनारियो है कि जब मुंबई पहले बैटिंग कर रही हो, ठीक है, अगर मुंबई पहले बॉलिंग करेगी, वहाँ उस केस में
पटेल साहब को ड्रॉप करने में कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड इनिंग में मुंबई थोड़ा कम विकेट खो के चेस करती हुई दिख सकती है, ऐसी अनुमान है, और ऐसा उन्होंने किया भी है इस सीज़न में, और इनके अगेंस्ट भी कर चुके हैं एक बारी। ठीक है, तो उस केस में हम ज़्यादा बॉलर्स नहीं लेंगे, एक ही बॉलर ले जाएंगे जो कमिंस है। कमिंस जो है ना वो फिक्स है मेरी साइड से, कमिंस और बुमराह, ये दोनों अभी मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि इनके मैचअप्स हैं। दूसरा, बोल्ट इस सीज़न बानखेड़े पे अभी तक विकेटलेस नहीं गए। उसके अलावा ईशान किशन लेने का मन नहीं हो रहा मेरा, जिस हिसाब से उन्होंने अपना फॉर्म बिगाड़ा है आफ्टर फर्स्ट मैच, जो सेंचुरी मारने के बाद उसके बाद उनको ऐसा लग रहा बल्ला चलाना ही भूल गए। और एक्स टीम के खिलाफ बैटर्स चलते हुए देखे नहीं है दोस्तों। श्रेयस अय्यर देखिए फ्लॉप हुए केकेआर के सामने, स्टोनिस फ्लॉप हुए थे एलएसजी के सामने, ऋषभ पंत फेल हुए थे डीसी के सामने। तो ईशान किशन कैसे हिट हो सकते हैं एमआई के सामने जब ऑलरेडी फ्लॉप शो उनका जारी है? तो ईशान किशन हम पैटर्न के हिसाब से भी ड्रॉप करना चाह रहे हैं, परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बैक नहीं कर रहा है, और इस ग्राउंड पे जब मुंबई की साइड से खेले थे मात्र 14 रन बनाए थे बैटिंग सेकंड करते हुए। तो ऐसा कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा है, उनको ले जाए हैं हम। बहुत पुराने रिकॉर्ड अच्छे हैं उनके, लाइक 2022 से पहले के जब उन्होंने हाफ सेंचुरीज मारी हैं यहाँ पे। अभी करंटली उनके साथ सेंटिमेंट्स नहीं जा रहा, तो ईशान किशन इज अ सेफ ड्रॉप। दूसरा, अब यहां से रेड्डी को ले जाने में मैं असमर्थ हूं। जिनको ले जाने का मन है भाई तो पटेल की जगह ले जाओ, ठीक है। मुंबई का प्लेयर कोई कम करने की कोशिश मत करना, ये प्लेयर्स फिक्स हैं। बोल्ट भी फिक्स ही रखना, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट या सेकंड में भी। अच्छा, अब आप बोलोगे यार सारज को एकदम हक तरफा हरा रहे हो, इन दोनों को सीबीसी क्यों नहीं किया? देखिए, इनको इसलिए नहीं किया, इनके वानखेड़े में बहुत अच्छे रिकॉर्ड नहीं है जब इन्होंने एमआई के अगेंस्ट खेला है, और ऑलरेडी इतनी अच्छी पारी खेल के हैं, तो ये सेम तो रेप्लिकेट नहीं होगी, अब थोड़ा सा जल्दी भी जा सकते हैं, ठीक है। हेड एक कंसिस्टेंट बंदा रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में इनकी साइड से, और हेड टू हेड वेन्यू पे भी ठीक ठाक किया है। तो अगर आपको सारे से कोई भी सीबीसी का ऑप्शन है तो ओनली हेड है मेरे हिसाब से, ठीक है। और रिस्की ऑप्शन सीबीसी का है पैट कमिंस, जिस हिसाब से इनकी आतिशी पारियाँ आ जाती है, मतलब उस केस में फिर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा, उसमें क्लासन फ्लॉप हो सकते हैं, किशन तो फ्लॉप हो ही सकते हैं, इवन शर्मा फ्लॉप सकते हैं, तब जाके इनकी बैटिंग आएगी और ये अच्छे खासे रन बनाएंगे और एक दो विकेट ले लेंगे। तो ये एक बहुत जीएल वाला ट्रम्प है, जो अगर आप उतना सिनारियो इमेजिन कर रहे हो तो, ठीक है। सेफ सीबीसी यही दोनों हैं। अच्छा, अब इसमें इनको सी ना करके इनको सी करने का रीज़न सिर्फ इतना है, ये यार मोस्टली नॉट आउट गए हैं एसआरएच के आगे, और अच्छा किया है। 2024 में तो इनका जो शतक आया था वो इसी टीम के खिलाफ आया था, नाबाद पांड्या, इसलिए क्योंकि इनके विकेट मिलने के मुझे ज़्यादा आसार लग रहे हैं, और बैटिंग कम आएगी या फिर आएगी भी तो इनके मैचअप हैं थोड़े बहुत, तो बैटिंग शायद उतना अच्छा करें नहीं करें कह नहीं सकते। मुझे बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद है इनकी, तो इसलिए अगर 2 विकेट के पॉइंट्स मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 60 से 70 पॉइंट, इसलिए मैंने इनको वीसी किया। इनसे मेरे को 100+ की उम्मीद है, इसलिए इनको मैं सी किया। ये रिवर्स भी हो सकता है, तो वो आप रिवर्स भी कर सकते हो। और जिनको बैटिंग सेक्शन से दोनों सीबीसी चाहिए, तो ये दोनों बहुत प्यारे सी ऑप्शन है, ये सी ये वीसी, या रिवर्स भी कर लो आप। तो बैटिंग फर्स्ट में मैं शायद ये वाला कॉम्बिनेशन रिवर्स कर दूं। मुंबई अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो इनको मैं वीसी कर दूंगा, इनको सी कर दूंगा। बॉलिंग फर्स्ट में मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है इनकी बैटिंग आए ना, अब विकेट मात्र 1 से 2 ले गए, तो ये लॉजिक है भाई, ठीक है। इनको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा सीबीसी के लिए, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे को रिस्की लग रहे हैं ये सीबीसी के लिए। और एक डिफरेंशियल चॉइस सीबीसी की तिलक वर्मा भी हैं, ठीक है, जिस हिसाब से इनकी कंसिस्टेंसी रही है, इस टीम के खिलाफ कभी फ्लॉप नहीं हुए हैं, एक 64 रन की पारी भी खेली है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत अच्छा खेले हैं इस सीज़न पे, अभी तक एक भी फ्लॉप नहीं है यार, एक भी फ्लॉप नहीं है। और वानखेड़े पे भी जो भी मौका मिला था उसमें हाईएस्ट मारा था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र में रखनी है। रिकल्टन अगेन एक बहुत ही बड़ा पंट वाला सीबीसी ऑप्शन है, ठीक है।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि यार हर चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम भी ना देखना पड़े, आप जो भी सिनारियो उस हिसाब से खुद ही टीम बना लो। इतना कुछ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके जाना चाहता हूँ, तो आप लोग के लिए फ़ायदा है। बाकी आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, एनालिसिस का लॉजिक कैसा लग रहा है, वो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिएगा और हम लोग और इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे। क्योंकि देखिए सपोर्ट बनाए रखिएगा, एक मैच से जज नहीं कर सकते हो आप, ना मेरी प्रोग्रेस ना मेरी फेलियर, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं पिछले 30 मैचेस का डेटा दिखा देता हूँ आपको। तो ओवरऑल अच्छा किया अपने अपन ने, ठीक है। मिलते हैं फिर कल फिर से। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय बाय।